प्रणाम बंधुओं। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की। वैसे तो पूरे देश की 543 लोकसभा सीटों में से 3 चरण के मतदान के बाद लगभग 283 आधे से भी ज्यादा लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से लगभग 26 पहले चरण में 8 सीटें, दूसरे चरण में 8 सीटें और तीसरे चरण में 10 सीटों पे, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे कल यानी कि 7 मई को मतदान हो गया। अब वहां पर मतदान के बाद क्या स्थिति, क्या वहां पे जो है चर्चा चल रही है कि इस चुनाव में भाजपा कितनी सीटें, पिछली बार उसकी उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें थी भाजपा की, इस बार क्या स्थिति रहती है। तो वहां की एक तस्वीर लेकर हमारे साथ जुड़े हैं आज लखनऊ से ही 2 पत्रकार, राजेंद्र कुमार और प्रेमकांत तिवारी। ये दोनों ही पत्रकार हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति की नस-नस से वाकिफ हैं और राजेंद्र जी तो गाहे बगाहे मुझे लगता है अल्टरनेट डेज में हर दूसरे चौथे दिन जो है अमेठी में इनके संपर्क सूत्र हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। वैसे भी कोई बहुत दूर नहीं अमेठी लखनऊ से। तो राजेंद्र जी, हम प्रदेश की चुनावी स्थिति पे हम बाद में आएंगे। दरअसल सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस समय अगर किन्हीं 2 लोकसभा सीटों पर है तो वो है, मैं पूरे देश में बात कर रहा हूं, सबसे इंटरेस्टिंग है पहले तो कि राहुल अमेठी या रायबरेली आएंगे कि नहीं आएंगे, यही बहुत दिनों तक कश्मकश चलती रही। खैर क्लियर हो गया कि वो रायबरेली से उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया और अमेठी से उन्होंने वहां के एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता किशोरी लाल जी हैं, उनको उतार दिया मैदान में। तो हम इन 2 सीटों पे ज्यादा लोगों की भी दिलचस्पी है, मेरी भी दिलचस्पी है, क्या स्थिति बन रही इस बार भाजपा के लिए। सबसे पहले मैं अमेठी की बात करना चाहूंगा राजेश जी। भाजपा के लिए दोनों ही सीटें इस बार बहुत टफ हो गई हैं। रायबरेली तो पहले भी टफ थी, अमेठी थोड़ा पिछले बार जीत गए थे तो दावा कर रहे थे कि हम अब इस बार आसानी से सीट निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वक्त अमेठी में बीजेपी को थोड़ा संकट हो गया है। संकट इस वजह से भी हो गया कि बीजेपी की जो वर्तमान सांसद है वो खुद ही राहुल का जाप पूरे 4 साल तक करती रही कि राहुल आए नहीं, राहुल आते नहीं हैं, राहुल भूल गए, ठीक है ना, हम यहाँ चुनाव लड़े तो हमने 5 साल में अपना घर बनवा लिया, ठीक है ना, और यहाँ के जो पुराने सांसद थे वो लापता हो गए, भाग गए, आते ही नहीं हैं। इस तरह का एक सिनारियो वो पूरे 4 साल बनाए रखी राहुल को लेके। तो राहुल न होते हुए भी यहाँ लगातार चर्चा में रहे हैं। अब जब वो किशोरी लाल जी के सामने हैं तो किशोरी लाल जी को भी यहाँ अमेठी में हर गांव में लोग पहचानने वाले हैं। वो बोलते कम हैं और इवन का राहुल गांधी या जो भी अमेठी रायबरेली का जो भी मैनेजमेंट है वो किशोरी लाल के जरिए ही होता रहा था। किशोरी लाल अब वो सामने चुनाव में है तो इसमें ईरानी जी को मंदिर याद आ रहा है, भगवान याद आ रहे हैं, इस तरह के दौरे वो करते हुए आ रही है। यहाँ जब लोगों से बात कीजिए कि इसमें ईरानी इतनी बड़ी मंत्री हैं और इतना प्रभावशाली हैं तो इन्होंने क्या किया, तो 5 साल में सिवाय राहुल गांधी को अपशब्द की बुराई करते हुए करने के अलावा इन्होंने अमेठी पे कोई बहुत ज्यादा खास ध्यान दिया नहीं। इवन मैं बताऊं, मतलब निगेटिव पब्लिसिटी, राहुल की निगेटिव पब्लिसिटी करती नहीं है, होती रही है, खूब करती रही है। और इनकी पॉजिटिव पब्लिसिटी ऐसी कोई है नहीं कि इन्होंने कुछ काम किया हो तो लोगों के जहन में हो कि ये काम यहाँ इन्होंने किया। कुछ छोटी छोटी सी बहुत सी मांगे हैं यहाँ के लोगों की कि भाई एक आप समझिए कि एक जिला स्कूल, जिला मेडिकल कॉलेज में निर्माण हो रहा है और यहाँ जो जिला मुख्यालय में जो अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं है, ठीक है, तो इलाज के लिए लोगों को भागना पड़ता है। अब ऐसे ही अगर हम आ जाएं शिक्षा के लिए तो यहाँ कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं है,
और ना इन्होंने कोई वादा किया है कि हम बच्चियों की शिक्षा के लिए और इतना हम कर देंगे, और पर ऐसा कुछ है नहीं। इंडस्ट्री का भी हाल ये है कि इनके रिजीम में कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं आई है जिसको नाम लेके ये कह सके, बता सके। इवन जो गांव इन्होंने गोद लिया था, उस गांव में भी जो शौचालय की स्थिति है, जो बने हैं लोगों के यहाँ, या जो, वो ठीक नहीं है। मतलब निगेटिव इनका सब जगह। अच्छा, जहां भी ये जाती हैं वहां ये पूछती हैं कि राहुल आए थे, कभी राहुल आए थे। अरे भाई, आप आ गई हो, राहुल भी तो कभी ना कभी पहुंचे होंगे ना। हर जगह, एक होटल में भी अगर कोई खाना खाने जाएंगी या एक चाय वाले के यहाँ भी पूछेंगी, रुकेंगी चाय पीने के लिए, तो जरूर पूछेंगी कि राहुल आए थे आपके यहाँ। तो अगर वो कह देता है कि राहुल आए थे, तो दोबारा उस गाँव, उस चाय वाले या उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। तो इस तरह का। अच्छा, अब आलम यह है कि उनको अपनी जीत के लिए भी योगी जी की सभा चाहिए, मोदी जी की सभा चाहिए। अगर आपने बहुत काम किया है, आप इतने लोकप्रिय हैं, देश में जाने जाते हैं, तो आपको इनका तो बाद में लेना चाहिए। अभी तो चुनाव में समय है ना। आप कोई बड़ी रैली कीजिए, आप कोई बड़ा भाषण कीजिए, चीजें कीजिए। तो अब उनका कुछ, खाली उनका नाम इसलिए था कि वो राहुल गांधी से चुनाव लड़ी थी और चुनाव उनको हराया था। और वो भी देखिए, लोकसभा में 55,000 वोट का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं माना जाता। एक और बात है, ये चांदनी चौक से पहली बार चुनाव लड़ी थी। क्या दिल्ली में चांदनी चौक में ये रोज जाती हैं, या जब दिल्ली रहती तो वहां जाती हैं? या चांदनी चौक वाले ये, या चांदनी चौक के जो वहां से सांसद जीते हुए हैं या जो भी रहे हों, वो ये कभी कहते हैं कि हम स्मृति ईरानी भाग गई चांदनी चौक? कभी नहीं आई। नहीं, हाँ, ये आप सही है। तो अगर कोई एक चुनाव लड़के हार जाता है या जीत जाता है, तो उसको आप ये बार बार मत कहिए कि वो भाग गए। जिस भी नेता ने 2 जगह चुनाव लड़ा है और एक जगह से वो सांसद है, तो दूसरी जगह साल 2 साल 6 महीने में या 2 साल में एक बार जाता है। वो हर 15 दिन में नहीं खड़ा होता है आके। अच्छा, आपने तो चलिए विकास कर लिया, अमेठी में अपना मकान बनवा लिया, और लोगों के मकान कितने बने, इसका कोई डेटा है? नहीं, अमेठी में उन्होंने अपना मकान बनवा लिया, ये उनका विकास हुआ है कि अमेठी का विकास हुआ उससे? भाई, तो यही तो लोग कह रहे हैं कि भाई आपका तो विकास हो गया, आप राजा मंत्री हैं, राजा हैं, आप तो कहीं भी मकान बनवा लेंगे। और उस मकान के बारे में भी राजेंद्र बाबू कहा जाता है वो इन्होंने स्वयं नहीं बनवाया, कोई और है, कोई मसाले वाले ठेकेदार। मकान तो आप अगर आज बनवाना शुरू कीजिए तो कोई ठेकेदार ही तो बनाने आएगा, वो खुद तो खड़े होकर नहीं बनवाएंगे ना। कोई भी आदमी होता है चीजों का। आप रही बात इस तरह की चर्चाओं पे, तो मैं खैर ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उनका एक मकान है। तो वैसे तो कांग्रेस का भी एक बड़ा भारी दफ्तर है वहां पर, बीजेपी का भी दफ्तर है, लोग आते हैं जाते हैं, और सिस्टम होता है हर नेता का। हर जो सांसद जो जहां जीतता है, क्या वो मकान बनवा लेता है? हर सांसद जो जहां से जीत रहा है, क्या वो अपना मकान बनवाता है? हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई शर्त। बहुत अच्छा है, ठीक बात है। तो कुल मिला के राजेश जी, आपकी बात से ये लग रहा है कि स्मृति जी चुनाव 2019 में जीत भले ही गई थी, लेकिन राहुल फोबिया से वो बाहर नहीं आ पाई इन 5 सालों में। एक अभी भी वो जो चुनाव लड़ रही हैं, वो राहुल फोबिया में ही लड़ रही हैं कि वो केसरी कि वो नहीं, राहुल मजे अपना एक पीए भेज दिया और वो हमसे चुनाव लड़ेगा। तो अब वो है, तो कहा तो यही जा रहा है। देखिए, मजे की बात ये है कि पूरे कैंपेन में 3 चरण का कैंपेन जो है खत्म हो चुका है। 3 चरणों में राहुल को कहीं भी एक बार भी, राहुल मोदी जी को तो एड्रेस करते हैं, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, अडानी अंबानी की झोलियां भर दी, मुसलमानों को जो है आरक्षण देना चाहते हैं, मंगलसूत्र उठा के जो है वो दे देंगे मुसलमानों को, लेकिन राहुल ने स्मृति का नाम एक बार कहीं नहीं लिया है। इसका मतलब क्या है? 5 साल नहीं लिया है वो, एक बार की बात कर रहे हैं। मैंने तो पूरे 5 साल इनका नाम लेते हुए नहीं सुना। इवन जब संसद में उन्होंने राहुल गांधी को एक विवादास्पद
बयान देके चर्चा में लाया था, तब भी राहुल जी ने इनका नाम नहीं लिया था। तो वो तो एक चलता रहता है, इनकी राजनीति बिना राहुल का नाम लिए हुए आगे बढ़ती नहीं है अमेठी में, ये है। मतलब राहुल के लिए अभी भी वो बेशक वहां से पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन स्मृति ईरानी इनसिग्निफिकेंट हैं अमेठी में हाँ और इतर भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। राहुल एक नेशनल लीडर और वो मोदी के पैरेलल अपने को स्टैंड करते हैं। प्रियंका जी, आप जो राहुल ने जिस तरह से कैंपेन किया है, वो आपको क्या लगता है कि वो सीधे जो है अब एड्रेस मोदी उस लेवल पर ही करना चाहते हैं? मतलब अगर मोदी के अपोनेंट कोई लीडर है देश में, तो दैट इज राहुल गांधी। आप उनकी लैंग्वेज, उनकी स्पीचेस से आपको ऐसा क्या लगता है क्या? बेशक ये बात तो सही है कि राहुल गांधी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, उस लेवल पर खड़ा करते हैं, और वो सीधे अगर हमलावर होते हैं तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमलावर होते हैं और उन्हीं की आलोचना करते हैं। उनके बीच में कोई और नेता भारतीय जनता पार्टी का या और कोई नहीं आता है। अगर कोई इंडस्ट्रीज का भी नाम लेते हैं तो अडानी, अंबानी और इन लोगों का नाम लेकर के और ये सब बातें कहते हैं। बहरहाल, लेकिन जो अमेठी में एक अभी लेटेस्ट ट्रेंड एक देखने को मिला है कि जिस तरीके से किशोरी लाल को उन्होंने फील्ड किया है कांग्रेस ने, तो किशोरी लाल का अमेठी का एक तो ये है कि पूरा एरिया जाना हुआ, लगभग 3 दशक से ज्यादा किशोरी अमेठी में रहे हैं और 3 दशक के बीच में उन्होंने बहुत से लोगों को नाम से, चेहरे से जानते हैं, लोग उनको जानते हैं बहुत ढंग से, और उनकी समस्याओं को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हल किया है। और समूह या कह लीजिए एक क्षेत्र विशेष का उन्होंने अगर हल कराने का प्रयास किया है, तो जो भी एमपी रहा है, वो राहुल गांधी रहे हों, सोनिया गांधी रही हों या राजीव गांधी रहे हों, तो इन लोगों से उन्होंने सीधे अप्रोच किया है और एक सेतु का काम किया है किशोरी ने। और किशोरी मतलब कम बोलते हैं भले, लेकिन व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और संवेदनशील व्यक्ति हैं। एक बात और है कि किशोरी के चुनाव में ये नहीं कि उन्होंने परिवार ने एक अपना प्रतिनिधि भेज दिया जो शुरू से ही प्रतिनिधि के रूप में था, बल्कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से कंसेंट्रेट कर रही है अमेठी, ये एक ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और प्रियंका की अपील जो है वो बहुत ज्यादा है, जबरदस्त है। इस लिहाज से वो जब नामांकन भी दाखिल करने गए हैं किशोरी, तो प्रियंका थी और उनके साथ में यानी एमएलए और ब्लॉक प्रमुख और ये जनप्रतिनिधि तो नहीं थे उतने, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और जनता थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस जनता के अंदर एक ये भी कि पिछली बार 2019 में राहुल गांधी जो चुनाव हार गए, हम उसका पश्चाताप करते हैं या उसकी भरपाई करने के मूड में आ गए हैं और हम किशोरी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक बात और है, उसके बरक्स अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी ने भी समय दिया है अमेठी को, ऐसा नहीं कि समय नहीं दिया है। एक बात जो घर वाली आती है कि घर उन्होंने बनवाया, तो घर बनवाने के लिए तो हम आपको बताएं, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के बदायूं से चुनाव जीतते थे और उन्होंने बदायूं में घर बनवाया। आपको याद होगा जब अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव हार गए थे, तो उसके पहले उनको बाहरी बाहरी का जब टैग लग रहा था, तो उन्होंने वहां पर एक सीधा सीधा तुरंत घर खरीद लिया था 1 करोड़ रुपए का। तो ये लोग एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि हम बाहरी नहीं हैं, हम यहाँ से जम रहे हैं और यहाँ का इतना हम ख्याल रखेंगे कि आप हमको बाहरी नहीं समझ सकते हैं और हम यहाँ के लोगों से मिले हुए हैं। ऐसे ही एक छोटे नेता का, कार्यकर्ता का मर्डर हो गया था
तो वो भी राजेंद्र जी को याद होगा कि स्मृति ईरानी आई थी और उसकी अर्थी को कंधा दिया था स्मृति ईरानी ने। तो कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, ये बात सही है, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे वर्ल्ड से आई हैं जो टीवी और सिनेमा और इन सब चीजों से जो एक ग्लैमर वर्ल्ड रहा है, तो जाहिर है कि उनकी अप्रोच भी उतनी एक मैच्योर पॉलिटिशियन जैसी नहीं होती है कि वो जैसे आप कह रहे थे कि हर जगह वो पूछ लेती हैं सीधा सवाल कि राहुल आए थे क्या। अब ये सवाल तो लगभग बेमानी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय नेता है और राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक मुद्दे को लेकर के, विमर्श को लेकर के चल रहा है, तो उसके लिए पूरा देश घूमने और ध्यान देने की क्षेत्र है। हाँ, मैं राजेंद्र जी के पास वापस आता हूँ। राजेंद्र जी, अभी जो कि मैं तिवारी जी की बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्मृति ईरानी का सिनेमा का, टीवी का बैकग्राउंड है, वो अमेठी के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। किशोरी लाल जी वहां पर जो है पैदाइश उनकी वहीं की है, और वो गांधी परिवार के बाद अगर कांग्रेस का कोई फेस वहां पे सबसे प्रोमिनेंट फेस नजर आता है तो वो किशोरी लाल जी हैं। वो गली गली तक उनकी पहुंच है, लोग उन तक जाते हैं, वो उनकी मदद करते हैं, अस्पताल पहुंचवाते हैं, इलाज करवाते हैं वगैरह। फिर भी स्मृति ईरानी को एक एज है, वो एज ये है मोदी की। मोदी का एक बहुत बड़ा मतलब ब्रांड इस समय देश में जो है उसका सिक्का चल रहा है। क्या उसका लाभ भी इस बार स्मृति को वहां मिलने नहीं जा रहा? देखिए, मोदी जी से यहाँ की सीट का चुनाव मत कीजिए। मोदी जी और सांसदों के लिए जीत का कारण हो सकते हैं। यहाँ इनकी इंडिविजुअल जो संघर्ष है वो कांग्रेस के परिवार, कांग्रेस में राहुल परिवार से है, ठीक है ना। यहाँ मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी की प्रतिनिधि चुनाव लड़ रही हैं, उनकी सांसद चुनाव लड़ रही है, और इनका किया हुआ इन्हीं को भुगतना है, इन्हीं के काम आना है। भुगतना तो सब ठीक नहीं है, लेकिन इन्हीं के काम आना है। इन्होंने जो किया है, देखिए 17 लाख से ज्यादा लोग हैं यहाँ, वोटर हैं 17 लाख से ज्यादा, और जो किशोरी लाल हैं वो 83 से यहाँ आ रहे हैं। 83 से अमेठी रायबरेली में वो आ जा रहे हैं। राजीव जी के साथ में इनका सफर शुरू हुआ था और वो बदस्तूर जारी है। जब सतीश शर्मा यहाँ चुनाव लड़ने आए थे तब भी वो उनके साथ थे, राजीव जी के भी वो उनके साथ थे। तो ये यहाँ के हर गांव में जाने जाते हैं। ये चीज स्मृति ईरानी जी के साथ नहीं है। और मतलब कनेक्ट अगर देखा जाए, हाँ, लोकल कनेक्ट किशोरी लाल जी का मुकाबला स्मृति ईरानी नहीं कर पा रही है। हाँ, ये बात है, सच है। और ये इसी वजह से ये थोड़ा, इस बार जब चुनाव शुरू हुआ था उसके पहले आपने सुना होगा कि ये हो रहा था कि बीजेपी अमेठी से वरुण गांधी को उतारना चाहती है, फिर हुआ कि रायबरेली से वरुण गांधी को उतारना चाहती। इवन बीजेपी के इस मूव से ये था कि अमेठी रायबरेली के लिए इनके पास कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, अगर वो मिल जाए तो स्मृति ईरानी का टिकट काटा जा सकता था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए और स्मृति ईरानी जी का टिकट घोषित कर दिया गया। उसके बाद फिर हुआ कि राहुल आएंगे कि नहीं आएंगे, राहुल यहाँ से आएंगे कि राहुल वहां से। अब राहुल अमेठी से रायबरेली चले गए, पर उसके बाद भी इनको राहत नहीं है। राहत इसलिए नहीं है कि वो तो अमेठी चले गए, लेकिन राहुल गांधी के से जुड़े हुए व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर रिजल्ट कुछ दाएं बाएं बदल गया पिछले बार की अपेक्षा, तो क्या कहा जाएगा कि राहुल के पीए ने मंत्री को हरा दिया। अभी मेरी इस शो से पहले प्रेमकांत तिवारी जी से एक बात हो रही थी। प्रेमकांत जी, मैं आप ही के मुंह से वो बात सुनना होगा कि अगर स्मृति ये चुनाव लूज कर जाती हैं, आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में ये एक कैसा मतलब जो है एक घटनाक्रम होगा? आपने एक शब्द यूज किया था, याद करिएगा, कि कोई बहुत ये मतलब खबर नहीं होगी, कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी। हाँ, बात सही है।
वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी पिछली बार जीत गई थी 2019 में, वो ज्यादा चौंकाने वाली बात थी और वो ज्यादा आश्चर्यजनक बात थी। जो इस परिवार के साथ में अमेठी और रायबरेली 2 सीटों का इस तरह से गहरा लगाव है, नाता है, उसके हिसाब से राहुल का हार जाना वो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक था, बजाय इसके कि हमें स्मृति ईरानी का जीत जाना, मैं ये भी यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। और इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है कि फिर कांग्रेस इस सीट को छीन लेती है, तो उतना बड़ा ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी। और चूंकि किशोरी के लिए अभी राजेंद्र जी भी ये बात कह रहे हैं, मैं भी ये बात महसूस करता हूँ। किशोरी से व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकातें दिल्ली में भी हो चुकी हैं, अमेठी में भी हो चुकी हैं, तो इस लिहाज से मैंने ये महसूस किया है वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और लोगों की समस्याओं पर बड़ा फोकस करके हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये किशोरी का एक गुण है। और यहाँ के अखबारों ने तो एक आध अखबारों ने उनको ये भी कहा कि ये जो अभी तक परिवार के सदस्य जीतते आए हैं उनका प्रतिनिधित्व ये करते हैं, तो ये चाणक्य की भूमिका में रहते हैं। किशोरी को यहाँ पर एक आध अखबारों ने उनको चाणक्य की भूमिका में भी बताया है। तो ऐसे में तो लेकिन मैं एक बात और कहना चाहेंगे कि बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए राम मंदिर का मुद्दा, बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए धारा 370 और 35A या 3 तलाक या और भी जो जिन मुद्दों को लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं और आतंकवाद और इन सब चीजों को लेकर के, और वो स्ट्राइक और वो एयर स्ट्राइक ये सब लेकर के, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, तो ऐसा नहीं कि वो मुद्दे बिल्कुल बेअसर, बिल्कुल दरकिनार हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मसला ये है आशुतोष जी कि इसमें कौन अपने कंसेप्ट को पब्लिक को समझा ले जाता है। और अभी चूंकि जो समय है इलेक्शन में, उस बीच में कंसेप्ट किसका भारी पड़ता है, ये बहुत मैटर करेगा। नहीं तो मैं एक बार में फिर राजन जी, क्या ये जो अभी तिवारी जी ने जो मुद्दे बताए, अनुच्छेद 370, एयर स्ट्राइक, बालाकोट एक्सेट्रा, फिर अभी एक कैंपेन में भी आप देखेंगे मोदी जी का, भाजपा का कैंपेन शुरू हुआ था 400 पार, हम उस पर भी बाद में आएंगे। 400 पार के बाद जो है वो होते होते फिर वो मुसलमानों पे आ गया। अब वो आजकल मुसलमानों पे बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। कल का डेवलपमेंट ये है कि लालू ने वहां कह दिया कि मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए, बाद में उन्होंने करेक्ट किया कि ये धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन मोदी जी लालू जी उस बात को लेके उड़ गए। तो मुसलमान फिर जो है उसी के मुसलमानों के साथ ही जो है मंगलसूत्र वगैरह भी चला। फिर बात आ जाती है 2-3 बार मोदी जी ये भी कह चुके हैं कि चुनाव को विदेशी ताकतें भी प्रभावित कर रही हैं। आपको याद होगा ये विदेशी ताकत जो है ये मैंने इंदिरा गांधी के बाद इस बार मोदी जी से सुना है कि चुनाव को विदेशी ताकतें जो हैं यूएस वगैरह में करती हैं। यूएस के पिछला चुनाव जो था और रशिया ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, मुझे भारत का अभी तक नहीं पता। फिर जो है एक आरक्षण, ये सारे मुद्दे हैं। बीजेपी इन मुद्दों पे किसी एक पर जो है वो टिक नहीं रही है। मुद्दा तो मुद्दा अलग अलग रैलीज में अलग अलग राज्यों में चल रहा है, बट जो रियल मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई का, मैं अभी अमेठी और रायबरेली की बात कर रहा हूं, वहां पर वाकई में क्या मुद्दे हैं? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है या भाजपा जो मुद्दे लेकर आई है वो है? क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ प्रियंका गांधी कल से आ गई और उनका कैंपेन भी शुरू हो गया है। वो महंगाई और बेरोजगारी के इशू को बहुत ठीक से जवाब दे रही हैं और उसको लेके बहुत जोर से घेर भी रही है कि भाई जब हम लोग यहाँ पर काम करते हैं तो यहाँ क्या क्या चीजें थी, आप बताओ कि यहाँ कितनी इंडस्ट्री आ गई 5 साल में। जब से 10 साल में सरकार आई केंद्र सरकार में, क्या यहाँ सड़क बनी है?
या जो उनकी सोनिया गांधी ने जो लखनऊ से रायबरेली तक जो सड़क बनवाई थी उसका कुछ विस्तार आगे तक हुआ है? तो पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ है। जो जहां 4 साल पहले जिस तरह की स्थिति थी वैसी ही है। जो स्कीम कांग्रेस के समय आई थी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम बहुत सुस्त तरीके से चल रहा है। तो इस मामले में जो बीजेपी के लोग हैं उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो धारा 370 की बात है, जब धारा 370 की यहाँ पे कोई बीजेपी का नेता जिक्र करता है तो उससे लोग ये पूछ ले रहे हैं फिर कश्मीर की घाटी में तुम लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? जिस 370 को आपने पूरे देश में बता रहे हो कि बहुत अच्छा है, तो फिर कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? भैया हमको ये बता दो। तो वो जो बात कर रहा होता है वो कार्यकर्ता बैक में आ जाता है। अच्छा, जो कांग्रेस का संगठन है वो इस वक्त कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो घर घर पहुंचा रहा है, और बीजेपी इस मामले में, बीजेपी के कार्यकर्ता इस मामले में थोड़ा यहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, या कह लीजिए दबाव में चल रहे हैं। ये इस वक्त 2020 का मैच हो रहा है, इसमें जो तेजी से बैटिंग कर रहा है वो हावी होता चला जा रहा है। अच्छा राजेंद्र जी, मैं बस एक चीज रायबरेली पे थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूंगा, वहां क्या स्थिति है। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की स्थिति उस पर तिवारी से जरा बात करूंगा। रायबरेली में क्या स्थिति आपको दिख रही है? रायबरेली में तो जो सज्जन पिछले बार लड़े थे वो बहुत खराब बयान यूज कर रहे हैं। इवन जो सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही उनका भी जिक्र करते हैं, और वहाँ राहुल गांधी काफी लंबे अंतर से आगे हैं, क्योंकि रायबरेली के जो लोग हैं वो बहुत कांग्रेस का सम्मान करते हैं, कांग्रेस परिवार, सोनिया परिवार का सम्मान करते हैं, और इस वक्त उनके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति रह नहीं गई है। दिनेश सिंह के लिए वो लड़ेंगे, पिछले बार 1.5 लाख के मार्जिन से वो हारे थे। उनकी जीत में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, जो इस वक्त का जो माहौल है। अच्छा, चूंकि अभी तक के बीजेपी की तरफ से कोई वहाँ रह के कैंपेन नहीं कर रहा है, वहाँ नेता आएंगे भाषण करके चले जाएंगे, पर प्रियंका गांधी तो वहाँ रह के कर रही हैं। तो जो रह के चुनाव प्रचार हो रहा है अमेठी और रायबरेली में उनके नेतृत्व में, वो ज़्यादा पावरफुल होता चला जा रहा है बनस्पत बीजेपी के। अभी रायबरेली और अमेठी वहां पे मतदान 20 मई को है। अब ज्यादा दिन नहीं, 12 दिन बचे हैं। योगी जी अभी तक वहां गए नहीं है और मोदी जी भी अभी तक नहीं पहुंचे। तो क्या मतलब वो 20 तारीख को है, अभी समय है इसलिए, या आपको कुछ जानकारी है कि ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे वहां? नहीं, योगी जी तो जाएंगे, योगी जी जाएंगे, मोदी जी का पता नहीं मुझे। ठीक है। हाँ, एक आपको जानकारी दे दूं, बात है, क्या बोले तिवारी जी? योगी जी के जाने की संभावनाएं तो बनती हैं। बनती नहीं, वो संभावना बनती है। वो हर सीट के लिए जितनी मेहनत उत्तर प्रदेश में वो करते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि उनकी जरूरत नहीं, उनकी तो जरूरत सबसे पहले है, और वो चाहते भी हैं कि स्मृति ईरानी जी की वो आए और प्रचार करें, ठीक है ना, और वो जाएंगे भी। अब उनका प्रोग्राम कब लगेगा ये पता चल जाएगा। पिछले बार भी वो गए थे। जी प्रेमकांत जी, एक मैं जानकारी दे दूं, देखिए मुद्दे, इस चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए, तो और चुनाव जो है किन मुद्दों, किस ट्रैक पे और क्या नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं इस चुनाव में, ये आप सब लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। लेकिन एक जो फैक्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की एक रिपोर्ट आती है, वो लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं, कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे। इनकी रिपोर्ट है कि बेरोजगारी अप्रैल में बढ़कर 8.1%, अप्रैल मंथ में 8.1% बेरोजगारी बढ़ी है, और 47 लाख लोगों का रोजगार छिना है 1 महीने के अंदर। ये फैक्ट है, ठीक है। इस पर लेकिन चुनाव में कहीं बात नहीं हो रही। बहुत से क्या कहें बेकार मुद्दे, मेरी नजर में तो बेकार मुद्दे हैं। मुसलमान, मंगलसूत्र मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मंगलसूत्र
आप 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में 5 किलो राशन देते हो, उन 80 करोड़ के पास आप मंगलसूत्र की उम्मीद कर रहे हो कि उनसे मंगलसूत्र छीना जाएगा। तो मतलब ठीक है, नैरेटिव सेट करने की बात है। अब मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश की पिक्चर जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में तिवारी जी 3 फेज में वोटिंग परसेंटेज बराबर डाउन जा रहा है, पूरे देश में भी जा रहा है। अगर आप बंगाल, असम वगैरह की छोड़ दे थर्ड फेज में, वहां बहुत मतलब बेहतरीन, बहुत अच्छा मतदान हुआ। लेकिन यूपी जो 400 पार की बात की जा रही है, वो 400 पार बिना यूपी के तो पार नहीं होगा, ये सब जानते हैं। और यूपी में इस बार क्या आपको लग रहा है 62 भी बीजेपी रिटेन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? और जो मतदान प्रतिशत नीचे आ रहा है, बल्कि जो थर्ड फेज में है 57%, बिहार से भी नीचे चला गया इस बार, इसका क्या इंडिकेशन है? वोटिंग परसेंटेज का डाउन होना और 62 सीट्स रिटेन कर रही है पार्टी बीजेपी या नहीं? आपका आकलन क्या है? आकलन में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आशुतोष जी कि जब वोटिंग परसेंटेज लेस होता है आमतौर से, तो ये माना जाता है कि जनता में, मतदाताओं में एक सुस्त रवैई है और वो जानते हैं कि अरे जीतना तो इन्हीं को है, वोट दें ना दें, जाए ना जाए, या अपनी जरूरतों को पहले वो इस्तेमाल करने लगते हैं। और एक बात ये भी कही जाती है कि जब बहुत वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए तो समझ लो कि किसी को सत्ता से हटाने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स में भी ये कहना चाहूंगा कि जब वोटिंग परसेंटेज घटा भी है, तब भी रूलिंग पार्टी को आते हुए देखा गया है और रूलिंग पार्टी को हारते हुए भी देखा गया है। और जब परसेंटेज बढ़ा भी है, गुजरात का ही आप देख लीजिए, अभी जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था, तो ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस लेवल तक कामयाबी मिलेगी। तो अब राजीव गांधी को इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद में जिस तरह से वो 400 पार सीटें उस समय मिली थी, तो वो एक सिंपैथी वेव कहा जा सकता है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा था और एक तरफा एक चुनाव भी हुआ था। तो एक चुनाव एक ऐसी चीज है, जब तक नतीजे ना आ जाएं तब तक ये सवाल बड़ा पेचीदगी भरा होता है कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन आगे चल रहा है। लेकिन आपका जो सीधा सवाल था कि 62 से कम या ज्यादा, मैं समझता हूं कि इधर उधर की सारी चीजों को अगर समझा जाए तो 60-62 से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही। 60 या 62 के आसपास बिल्कुल आएगी, ये मुझे लागत है। और बट हाँ, जब 62 सीटें थी तो 2019 में, हाँ तब इनकी संख्या थी 303। हाँ ठीक है। तो अगर यूपी में नहीं बढ़ रही है तो 400 पार भी दिवा स्वप्न ही मुझे लगता फिर रह जाएगा। वो एक मंसूबा होता है, वो एक संदेश देने की एक नियत होती है। आएंगी कि नहीं आएंगी, ये उसमें दम राजनीतिक, उसमें दम नहीं होता है। और मैं भी ये उसमें मान दम के नहीं है। चलता हूँ, हो सकता है कि इनको तमिलनाडु में 2-1 सीटें मिल जाए, हो सकता है बंगाल में कुछ थोड़ा बहुत घटपड़ हो जाए, 1-8 सीट बढ़ के मिल जाए, हो सकता है उड़ीसा में कुछ थोड़ा सा बेहतरी आ जाए, ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन हो ये भी सकता है और हो नहीं सकता है। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कर्नाटका में जो हुआ है, अगर तमिलनाडु में जो है उनको 1-2 मिल सकती है, केरल में 1-2 मिल सकती है, तो कर्नाटक में जो उनको जो है 25 मिली थी उनको, कर्नाटक में फिर कितने जो है उनके साथ क्या हो सकता है, ये आप जरा रोशनी डालेंगे इस बार, क्या हो सकता है कर्नाटक में? देखिए, जैसे वहां कहाँ जाएंगे? यहाँ सरकार, यूपी में भाजपा की सरकार है, तो यहाँ भाजपा का एज है। वैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस वहां पर आगे है। और एक ऐसा घटनाक्रम वहां हुआ है, उससे भी कांग्रेस को काफी बल मिला है, तो उसका भी इफेक्ट जो है, उसका लाभ जो है कांग्रेस को मिलेगा। तो जो भाई पिछले बार जितनी वो सीटें पाए थे, तो उतनी तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि कर्नाटक में मिलेगी। यहाँ तक कि हरियाणा में भी आप पोजीशन देखिए तो बीजेपी इस समय कमजोर स्थिति में है,
क्योंकि भाई ये जो अभी 19 में लहर दिख रही थी, या लहर थी लोगों में, जो उत्साह था पार्टी हाँ भाजपा को लेके, जी वो उत्साह इस बार नहीं दिख रहा है। बस सीधी सी हर जगह राइट। बात एक्चुअली ये है, इसी वजह राजेंद्र से जी, यहाँ पर विपक्ष एक बात है। मैं कहना चाहूँ कि ऐसा जो जी माहौल होता है अनिश्चितता का, आशुतोष जी, मैंने ये देखा है कि पिछले इलेक्शन में भी यहाँ तक तो था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अक्सर लोग कहते हैं यार अंडर करंट था, उसको कोई महसूस नहीं कर पाया। ये जो अंडर करंट जैसा एक कंसेप्ट होता है, ये बड़ा एक ड्यूबियस चीज होती है। तो बाद में अगर अभी रिजल्ट्स चौंकाने वाले होते तो अंडर करंट की बात कही जाती और उसको रीड नहीं कर पाने वाली बात कही जाती। और अदरवाइज आप देखिए कई बार साइकोलॉजिस्ट भी फेल हो जाते हैं, सर्वेज भी फेल हो जाते हैं, आपने ये भी अभी देखा गया तिवारी जी ने हरियाणा का जिक्र कर दिया, तो है। हरियाणा में मैं बताऊं, अभी मेरी श्रीमती जी वहां से लौटी 3-4 दिन पहले कवरेज ठीक करके। है। तो वहां पे स्थिति ये थी कि कैमरे के सामने हम्म लोग बोल रहे थे बीजेपी आएगी, बीजेपी ने बहुत काम किया है वगैरह वगैरह। ये बात में पानीपत, करनाल और सोनीपत की कर रहा हूँ। पानीपत तो जो है बिजनेस हब है, बड़ा है, लेकिन कैमरे से बाहर जाते ही उन्होंने वो गालियां निकालनी शुरू की हैं, और खास तौर से जो पिछले मुख्यमंत्री थे, कहने की मतलब हम लोग की जिंदगी यहाँ पे नर्क हो गई है, हम लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। वही हम बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि और एक डेवलपमेंट जो अभी सरकार वहां अल्पमत में आ गई, जिसका भी असर नहीं होना है सितंबर अक्टूबर तक, लेकिन 3 विधायक जो चले गए उनके सरकार अल्पमत में, तो वहां पे रिजल्टमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब ओवरऑल देखिए, आपने जो तिवारी जी जो वोटिंग परसेंटेज कम होने को जिस तरह से बताया, मैं इसको से इस तरह से देख पा रहा हूँ कि भाजपा एक, आपने कहा लहर भी नहीं है, राजेंद्र ने भी कहा लहर नहीं है, लेकिन जो वो है ना, जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह एक कैंपेन को जो है लेके मतलब आंधी की तरह चलने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें ये लग रहा था कि जो भी वोटिंग होगी, कम से कम ये लोग अपने वोटर तो निकाल के लाएंगे बूथ तक। तो अगर परसेंटेज कम है, देखिए वोटर को निकाल के बूथ तक लाने का कौशल बीजेपी के पास ही है, इतना बढ़िया कौशल दूसरी पार्टियों के पास वो नेटवर्क उतना नहीं है, कांग्रेस के पास भी नहीं है इस समय। तो अब अगर परसेंटेज डाउन हो रहा है तो इसका मतलब वो लोग अपना वोटर नहीं ला पाए वहां तक। लेकिन अग्निहोत्री जी, एक चीज मैं आपसे यहाँ पर साझा करना चाहूंगा कि जी इसमें एक फर्क और है। ये जो शहरी मतदाता होता है, शहरी मतदाता जो होता है ज्यादा सुकुमार होता है, वो लंबी कतार देखता है तो वो कहता अब कौन वोट डाले या बाद में आएंगे, और बाद में आ पाता है नहीं आ पाता है, ये एक मुश्किल मामला होता है। अरे तिवारी लेकिन जी, वही व्यक्ति जो मजदूर होता है, जो किसान होता है, जो धूप में काम करना जानता है, वो लाइन में लगने के लिए भी तैयार रहता है। इस लिहाज से वो व्यक्ति जो किसान है, मजदूर है, मेहनत कश है और जो संघर्ष करना जानता है, वो लाइन में खड़े होकर के वोट देने में उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती। खैर मेरा आज का ये कार्यक्रम मैं फोकस रखना चाह रहा था और रखा भी। मैं अपने दर्शकों को भी अमेठी और रायबरेली की स्थिति के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वहां पर विशेष दिलचस्पी है लोगों की। आप लोगों ने वहां की पिक्चर, तस्वीर काफी कुछ हद तक जो है साफ की, बहुत अच्छा लगा। इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि रायबरेली में लगभग हमको तो एक तरफा चुनाव का नतीजा समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और अमेठी में मैं देख रहा हूँ एक कंटेस्ट है और उसमें प्रेडिक्ट करने जैसी स्थिति में मैं अपने आप को नहीं पाता। ठीक है, तो इन सब जानकारियों के साथ आप लोगों से जो है मिली, आप लोगों ने शेयर की, हम इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।